शम्मी कपूर का एक गाना सुना होगा आपने। मुखड़े की लाइंस हैं, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टैली हो, इसमें ये जो टैली हो है, इस फ्रेज की उत्पत्ति हुई है ब्रिटिश शिकारियों से। पुराने जमाने में जब शिकारी शिकार पर निकलते तो निशाना मिलते ही एक शिकारी टैली हो बोलता था, यानी शिकार दिख गया है। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स भी निशाना दिखते ही टैली हो बोलते थे। बहरहाल इस टैली हो की बात हम क्यों कर रहे हैं, अब ये सुनिए। 24 जून 1999 की तारीख थी। एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनेस मिराज 2000 में टाइगर हिल के ऊपर उड़ रहे थे जब उन्हें टैली हो सुनाई दिया। आगे उड़ रहे मिराज को टाइगर हिल के ऊपर बने 7 सफेद टेंट्स दिखाई दे गए थे। टिपनेस फॉर्मेशन में सबसे पीछे चल रहे एक 2 सीटर मिराज में सवार थे। तीसरे मिराज का काम अटैक करना नहीं था, बल्कि उसे खास तौर पर एयर चीफ मार्शल के लिए मंगाया गया था ताकि वो इस हमले का खुद मुआयना कर सकें। 24 तारीख से एक रोज पहले भी 2 मिराज टाइगर हिल तक पहुंचे थे, लेकिन उस दिन पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी। ऐन मौके पर बादलों ने निशाना धुंधला कर दिया, लेकिन 24 को किस्मत और हिम्मत दोनों इंडियन एयरफोर्स के साथ थी। जब तक धुआं हटा, टाइगर हिल के ऊपर से 7 टेंट्स का सफाया हो चुका था। ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। टाइगर हिल पर कब्जे के पूरे ऑपरेशन को आखिरी सूरत दी आर्मी ने, लेकिन वायुसेना के बिना यह संभव नहीं था। कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। क्या था ये ऑपरेशन? युद्ध में IF की एंट्री लेट क्यों हुई, इजराइल ने इस युद्ध में भारत की मदद कैसे की, और क्या था वो मिशन जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े भारत के ऐतिहासिक किस्से और कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज 26 जुलाई है, जिसे हम लोग कारगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं। कारगिल से सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के बाद इसी तारीख को साल 1999 में कारगिल युद्ध का अंत हुआ था। वैसे ये युद्ध के अंत की आधिकारिक घोषणा थी। कुछ स्किर्मिशेस, कुछ फायरिंग इस डेट के, इस अनाउंसमेंट के बाद भी हुई थी। वैसे ऑफिशियली इसे अंत माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपको दे दें। इतिहास में रुचि अगर आप रखते हैं तो एक किताब के बारे में जान सकते हैं, कारगिल वॉर सागा। ये ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू FM ऐप पर। इस किताब में आपको कारगिल युद्ध से जुड़ी ढेरों कहानियां मिल जाएंगी। साथ ही कुकू FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50। चलिए अब आज की कहानी पर चलते हैं। 8 मई की तारीख, एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनेस अपने ऑफिस में बैठे थे। शाम को टिपनेस के दफ्तर में एयर मार्शल बेन ब्रार एंटर करते हैं। ब्रार तब एयरफोर्स के वाइस चीफ थे और दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पिया करते थे। उस रोज एयर मार्शल ब्रार आए तो भौहें तनी हुई थी, चेहरे पर उनके शिकन थी। बैठते ही उन्होंने कहा कि सर, कारगिल से कुछ दिक्कतों की खबर मिली है। एयर चीफ मार्शल टिपनेस पूछते हैं कि वेस्टर्न कमांड या आर्मी स्टाफ से कोई खबर है क्या? तीनों सेनाओं के बीच अगले कुछ दिनों में एक संयुक्त ड्रिल होने वाली थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, जो काफी पेचीदगी वाला अभ्यास था। टिपनेस मान के चल रहे थे कि अगर कारगिल में दिक्कत ज्यादा होती तो अब तक ड्रिल कैंसिल होने की खबर उनको मिल गई होती, क्योंकि वो एयर चीफ हैं। अगले दिन यानी 9 तारीख को कारगिल से सीरियस सिचुएशन की खबरें आने लगी। आर्मी चीफ जनरल वेद मलिक देश से बाहर थे, इसलिए टिपनेस ने ब्रार को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलकर हालात के बारे में पता करने को कहा। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर तब वाइस चीफ होते थे सेना के। चंद्रशेखर ब्रार को बताते हैं कि आर्मी घुसपैठियों से निपट रही है। इसके बाद चंद्रशेखर अपनी एक शिकायत भी दर्ज कराते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर बताते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC से फायर सपोर्ट मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। चंद्रशेखर चाहते थे कि आर्मी को Mi-25-35 हेलीकॉप्टर दिए जाएं, लेकिन एयर ऑफिसर चीफ इंचार्ज जम्मू कश्मीर का कहना था कि इतनी ऊंचाई पर Mi-25 काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। ब्रार चंद्रशेखर को बताते हैं कि जम्मू कश्मीर AOC के पास वैसे भी अथॉरिटी नहीं है और इसके लिए उन्हें एयर चीफ मार्शल से बात करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर फिलहाल के लिए बात को टालते हैं। इधर एयर चीफ मार्शल टिपनेस के पास खबर आती है कि आर्मी चीता हेलीकॉप्टर्स को अटैक के लिए तैयार कर रही है। अब ये सुनते ही टिपनेस समझ जाते हैं कि सिचुएशन सीरियस है। 2006 में छपे एक आर्टिकल में टिपनेस लिखते हैं, अंडों के खोल के बराबर मजबूत चीता को ऑफेंसिव पर लगाना ऐसा था मानो मुर्गी को हलाल करने के लिए भेजा जा रहा हो। उपमा में बात हुई है। इसके बाद कहानी पहुंचती है 24 मई तक।
एयरफोर्स अभी तक अटैक में शामिल नहीं हुई थी। 24 मई को तीनों सेनाध्यक्षों की एक मीटिंग हुई। आर्मी चीफ जनरल वेद मलिक वायुसेना से अटैक हेलीकॉप्टर्स की मांग कर रहे थे, लेकिन एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनिस इसके लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने 2 वजहें भी दी। टिपनिस का यह मानना था कि वायुसेना के इस्तेमाल से एक बड़ी वॉर की शुरुआत हो सकती है। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो वॉर बन जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक वेपन माना जाता है। फिर यह बात भी थी कि बिना सरकार की परमिशन के ऐसा करना भी ठीक नहीं था। दूसरा, टिपनिस मलिक को समझा रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर आते हुए हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल के लिए आसान शिकार होंगे। इस बीच इंडियन एयरफोर्स के पायलट लगातार अटैक की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन युद्ध के इस चरण तक एयरफोर्स का इस्तेमाल सिर्फ लॉजिस्टिक्स, फोटो खींचने के लिए, रेकी आदि के लिए होता था। फोटो मतलब रिकॉनेसेंस, उसकी बात हो रही है। ऐसे मिशन के दौरान एक कैनबरा विमान को स्टिंगर का निशाना बनना पड़ा था। इसलिए टिपनिस चाहते थे कि अटैक की नौबत आए तो आईएफ पूरी तैयारी के साथ उतरे और इसके लिए सरकार की परमिशन भी मिल जाए। लेकिन आर्मी चीफ जनरल मलिक सुनने को तैयार नहीं थे। वो जल्द से जल्द अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहते थे। उन्होंने सवाल दागा कि क्या तुम्हें लगता है कि 40 साल के करियर में मैंने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं सीखा? सिचुएशन संभालने के इरादे से टिपनिस मलिक से कहते हैं कि उन्हें खुद हेलीकॉप्टर के बारे में सब कुछ नहीं पता है, एज एयरफोर्स चीफ भी, लेकिन मामला इससे भी ठंडा नहीं होता। प्लेकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, मैं खुद इससे निपट लूंगा। ये कहते हुए आर्मी चीफ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। एयर चीफ मार्शल के लिए यह पसोपेश में डाल देने वाली बात थी। टिपनिस लिखते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स का रिश्ता खराब ना हो, ये सोचकर वो दोबारा आर्मी चीफ से मिले और उन्होंने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर उन्हें मिल जाएंगे। एयरफोर्स को तैयारी के लिए 24 घंटे का वक्त चाहिए था। डिफेंस मीटिंग के दौरान टिपनिस कहते हैं कि अगर जरूरी हुआ तो हम 12 घंटे में भी तैयार हो सकते हैं। 25 मई को एक और मीटिंग होती है। अब की बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मीटिंग में आते हैं। एस्केलेशन हो रहा है। अपने चिर परिचित लहजे में अटल कहते हैं, ठीक है, कल से शुरू करो। इसके बाद अपनी कुर्सी पीछे करते हुए अटल एक और बात जोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, एलओसी पार नहीं होनी चाहिए। 26 की सुबह ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत हो जाती है। पहले दिन का ऑपरेशन सफल रहा। MiG-21 और Mi-17 एक के बाद एक रॉकेट बरसा रहे थे। एक हेलीकॉप्टर से 192 रॉकेट दागे जा रहे थे और वहां ऐसे 4 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए थे। टिपनिस लिखते हैं, मेरा एंटीना बार बार खड़ा हो रहा था। मैं चाह रहा था कि कमांड को बताऊं कि अति उत्साहित न हो, वरना गलती हो सकती है। टिपनिस लिखते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह काम उनका था भी नहीं। उन्हें सिर्फ ब्रॉड निर्देश देने थे। ऑपरेशन की जिम्मेदारी ग्राउंड पर मौजूद ऑफिसर्स की होती है। यही होता भी है। जो स्टाफ पोजीशंस पे होते हैं वो बड़ी चीजों पे, वो स्ट्रैटेजी के लेवल पे काम करते हैं। जो टैक्टिकल इश्यूज होते हैं वो जो आदमी आगे तैनात है उसके भरोसे छोड़ा जाता है, क्योंकि वही देख रहा है कि क्या हो रहा है। और इस दौरान गलती होती तो यही उनके सीखने का तरीका भी होता। एयर चीफ मार्शल का एंटीना ठीक सिग्नल दे रहा था। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन एक गलती हुई। 27 मई को स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने MiG-21 विमान संख्या C-1539 से उड़ान भरी। उनके बगल में थे 26 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंबपति नचिकेता। 3 विमान के इस स्क्वाड्रन ने हाइना फॉर्मेशन में उड़ान भरनी शुरू की। सुबह के करीब 10:45 का समय था और यह स्क्वाड्रन दुश्मन पर मौत बरसा रहा था। 80 mm की कैनन से लैस तीनों विमान दुश्मन पर भीषण बमबारी कर रहे थे। ठीक 11 बजे इस स्क्वाड्रन ने दुश्मन पर फिर से हमला किया। 80 mm के गोले खत्म होने के बाद 30 mm के बम या शेल्स बरसाए जा रहे थे। बटालिक सीमा से एकदम सटा हुआ इलाका था। इन लोगों को साफ निर्देश था कि किसी भी हालत में सीमा रेखा को पार नहीं करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यही बात कही थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के विमान के इंजन में गड़बड़ी आनी शुरू हो गई। स्पीड तेजी से गिरने लगी। कुछ ही सेकंड के भीतर नचिकेता के विमान की गति 450 किलोमीटर प्रति घंटे पर आ गई। घटके इतने आई, सोचिए थी कितनी। ये खतरे की घंटी थी। पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में नचिकेता के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपना पूरा साहस बटोरा, अपने स्क्वाड्रन लीडर को जानकारी दी और विमान से इजेक्ट कर दिया। अब स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के पास 2 रास्ते थे। पहला, सुरक्षित एयरबेस की तरफ लौटने का, और दूसरा, नचिकेता के पीछे जाने का कि मेरे साथ जो बंदा आया है उसका क्या हुआ, वो कहां पे है, ताकि एक बचाव अभियान शुरू किया जा सके। आहूजा ने यही रास्ता चुना। वो नचिकेता के पीछे गए ताकि उनकी ठीक लोकेशन हासिल करके HQ दे सकें। यह जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मददगार साबित होने वाली थी। नचिकेता की लोकेशन लेने के चक्कर में वो सत्य के काफी करीब उड़ रहे थे। सीमा का इलाका था और अजय आहूजा दुश्मन के निशाने पर आ गए।
पाकिस्तान की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल अंजा मार्क 1 उनके विमान के पिछले हिस्से से टकराई। भारतीय एयरबेस में उनके मुंह से सुने गए आखिरी शब्द थे, हरक्यूलिस, मेरे प्लेन से कुछ चीज टकराई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक मिसाइल हो, मैं प्लेन से इजेक्ट कर रहा हूं। बाद की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना ने दावा किया कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने भारतीय क्षेत्र में जिंदा लैंड किया था। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ा। पाकिस्तानी सेना ने आहूजा को मारा। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम में यह बात साफ हुई कि उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। यह एक वॉर क्राइम था। इधर नचिकेता थे जो दुश्मन के इलाके में उतरे थे। नीचे की जमीन पर दूर तक नम बर्फ की चादर थी। नचिकेता को समझ में आ रहा था कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम सफेद सागर क्यों रखा गया होगा। पाकिस्तानी सेना को नचिकेता के पाकिस्तान में उतरने की खबर लग गई थी। पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान उनकी तलाश में भेजे जा चुके थे। इसी फोर्स ने प्राइमरीली अटैक भी किया था। नचिकेता ने दूर से एक बिंदु को आग के गोले में बदलते हुए देखा कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान था। इसके बाद उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी। अब वो पाकिस्तानी सैनिकों से घिरे हुए थे। उनके पास हथियार के नाम पर महज एक पिस्टल थी जो 25 गज के दायरे से बाहर बेअसर साबित होती थी। वैसे भी पायलट्स के पास में इसी तरह के छोटे हथियार ही होते हैं। नचिकेता को पकड़ लिया गया, लेकिन उनकी जान बच गई और बाद में उन्हें रिपैट्रिएट भी किया गया। इधर एयर चीफ मार्शल टिपनेस को खबर मिली कि दूसरे दिन भारत ने 2 हेलीकॉप्टर्स भी खो दिए। 28 को 4 और हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल के निशाने पर आए। नुब्रा 4 नाम का यह फॉर्मेशन बिना फ्लेयर डिस्पेंसर्स के उड़ रहा था। फ्लेयर डिस्पेंसर आपके तब काम आते हैं जब आपकी तरफ इंफ्रारेड मिसाइलें आ रही हों, हीट सीकिंग। इंफ्रारेड मिसाइल्स हीट सिग्नेचर को फॉलो करती हैं। गर्मी जहां से भी निकल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जहां पे इंजन माउंट है, जहां से आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ती है। ऐसे में पायलट एक फ्लेयर छोड़ता है, एक आग का गोला, ताकि मिसाइल उसे निशाना समझ ले और हेलीकॉप्टर बच जाए। हेलीकॉप्टर के साथ ये दिक्कत भी थी कि निश्चित ऊंचाई तक उड़ सकते थे और वहां ये मिसाइलों की रेंज में आ जा रहे थे। कारगिल में अब जरूरत थी फाइटर जेट से बरसाए जाने वाले स्मार्ट बॉम्ब्स की। लेजर गाइडेड बम या एलजीबी जो घने कोहरे और बादलों के बीच से निशाना लगा सकते हैं। प्रिसीजन बॉम्बिंग की बात हो रही है। भारत के पास ऐसे बॉम्ब्स थे, लेकिन एक दिक्कत थी। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और कितना उसका विस्तार हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी के पास था नहीं। अगर सीमा के आर पार युद्ध हो जाता तो ये सभी बॉम्ब्स, इनकी संख्या तब कुल 60 बताई जाती है। पाकिस्तान में खास टारगेट के लिए ईयर मार्क किए गए थे, मसलन कोई रेल या पुल या कोई दूसरी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ठिकाना। इसलिए एयरफोर्स इन्हें कारगिल में चलाना चाह नहीं रही थी, ताकि लड़ाई बढ़ने पर भारत की तैयारी पर असर ना पड़े। होता यह है कि जब जंग नहीं भी हो रही होती है तो वॉर गेमिंग होती है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लानिंग होती है कि अगर लड़ाई हो गई तब कार्रवाई कैसे होगी और तब आप अपने दुश्मन से कैसे निपटेंगे। इसलिए एयरफोर्स ने इस तरह की प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि अलग अलग लेवल पे जब लड़ाई पहुंचती है तब हमें किस चीज़ को टारगेट बनाना है और उस चीज़ के लिए किस हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। एयरफोर्स का मानना यह था कि अभी हम वॉर वाली सिचुएशन में नहीं पहुंचे हैं, अगर पहुंचते हैं तो हमको प्रिसीजन बॉम्बिंग की ज़रूरत पड़ेगी और तब हम एलजीबीज को इस्तेमाल करेंगे। अभी कारगिल में ज़रूरत नहीं है या फिर किसी वर्क अराउंड की ज़रूरत है। मुश्किल के इस दौर में इजराइल को याद किया गया। भारत ने इजराइल से लाइटनिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स खरीदने के लिए 1997 में डील की थी। इन पॉड्स की खासियत यह थी कि इनमें लेजर डेजिग्नेटर के अलावा एक तगड़ा कैमरा भी लगा था जो टारगेट की तस्वीर आपको दिखाता था। इनसे काम बन सकता था, लेकिन कारगिल छिड़ने तक इनकी डिलीवरी का समय नहीं आया था। बावजूद इसके इजराइल ने अपने इंजीनियर्स को इंडिया भेजा। इजरायलियों की मदद से पॉड्स एयरफोर्स के मिराज फाइटर जेट्स में लगाए गए। टारगेटिंग पॉड्स का इस्तेमाल होने के बाद सवाल उठा कि बम कौन सा चलाया जाएगा। इजराइल के पॉड्स के साथ पेवे 2 एलजीबी बॉम्ब इस्तेमाल होने थे। इनके आधे स्पेयर पार्ट यूएस से आने थे और आधे ब्रिटेन से, लेकिन 1998 में भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे और इस वजह से हथियारों के इंपोर्ट पर बैन लगा हुआ था। तब एयरफोर्स ने तय किया कि उनकी जगह देसी बॉम्ब चलाए जाएंगे। देसी मतलब जो डम बॉम्ब्स होते हैं जिनको सिर्फ आप ड्रॉप कर देते हो एक हाइट से। एयरफोर्स का पारंपरिक 1000 पाउंड वाला बम, आधे टन का। तो एयरफोर्स ने फ्रांस में बने फाइटर जेट पर इजराइल में बना टारगेटिंग पॉड लगाकर उसमें एक देसी बम चलाने का प्लान बनाया। देसी हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन देसी हम उनको उनकी सिंप्लिसिटी के आधार पर कह रहे हैं। उनको सिर्फ आप एक अलाइनमेंट में, एक स्पीड में, एक ऑल्टीट्यूड पर ड्रॉप करते हो और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पायलट ने जिस स्किल के साथ उसे चलाया है वो डेजिग्नेटेड टारगेट पे गिरे। उन बॉम्ब्स को आप मनूवर नहीं कर सकते हो नीचे आते हुए।
इसलिए उनको कहते हैं देसी बम या डम बम। हम कह रहे हैं डम नहीं होते हैं, ना ही वो देसी होते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन फाइटर जेट्स को कभी टेस्ट नहीं किया गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं इजराइल वाले। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इजरायली पॉड का सॉफ्टवेयर बंद भी पड़ जाता था क्योंकि उसमें एक बग था, लेकिन एयरफोर्स ने रिस्क लिया और 25 जून की सुबह 2 मिराज 2000 फाइटर जेट्स टाइगर हिल की ओर बढ़े। टाइगर हिल से 7 किलोमीटर दूर से पहले जेट ने जुगाड़ वाला बम चलाया, वो जुगाड़ जो उस दिन से पहले कभी आजमाया नहीं गया था। लेकिन बम टाइगर हिल पर बने दुश्मन के बंकर पर लगा तो वहां सिर्फ एक पाकिस्तानी फौजी जिंदा बचा, क्योंकि बम का वार अचूक था। इस हमले को देखने के लिए पीछे वाले जेट में तब के एयर चीफ मार्शल लेवाई टिपनिस खुद बैठे थे, जैसा हमने आपको पहले बताया। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया और कारगिल पर दोबारा अपना कब्जा करने में आर्मी को कुछ सहूलियत हो गई, काफी सहूलियत कह सकते हैं। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। हालांकि एयर चीफ मार्शल टिपनिस बताते हैं कि असली खेल कहीं और हो रहा था। जून के तीसरे हफ्ते में एक जगुआर रेकी पर निकला जब उसकी नजर कारगिल के पूर्वी सेक्टर में स्थित मंथो ढालों पर पड़ी। यहां पाकिस्तानी सेना का सप्लाई डंप था। 4 मिराज 2000 सॉर्टी पर निकले और एक सिंगल अटैक में 250 किलो के 6 बॉम्ब्स गिराए। इस एक हमले में 300 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इस अटैक ने पाकिस्तानी ऑपरेशन की कमर तोड़ दी। लॉजिस्टिक्स चले गए उनके हाथ से, उनका डंप उड़ गया, उनके लिए लड़ना मुश्किल हो गया। बाकी बचा काम आर्मी ने पूरा कर दिया और 26 जुलाई को युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म बता दिया गया। कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी सैनिकों और उनके परिवारों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसी और कहानियां आपके लिए हम लाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, जय हिंद। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।